बच्चों, तो मैं आज आप लोगों के समक्ष एक नई कविता लेके आई हूँ, जो कि यह पतंग कविता है। तो इस कविता के कवि है आलोक धनवाजी। तो हम कविता पढ़ने से पहले कवि के बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे कि आलोक धनवाजी का जन्म सन 1948 ईस्वी में बिहार के मुंगेर ज़िले में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जनता का आदमी 1972 में यह प्रकाशित हुई। उसके बाद है भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, ठीक है। उसके बाद है दुनिया रोज बनाती है। तो इनकी ये क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद इन्हें प्रमुख सम्मान से भी नवाजा गया है, जैसे कि राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान आदि से। हाँ तो बच्चों, अब मैं पहले कविता पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मैं कविता की व्याख्या करूंगी, ठीक है। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। बच्चों, पहले पंक्ति में कवि क्या बता रहे हैं, सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। यानी कि कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि भादो के महीने की तेज बौछार वाली वर्षा का मौसम बीत गया है। अब खरगोश की आंखों जैसा लाल सुंदर शरद ऋतु का सवेरा आया है। तो यहाँ पे कवि ने शरद ऋतु का वर्णन किया है, शरद ऋतु के चमकीले धूप का वर्णन किया है। और वो जो धूप है किस तरह से आ रही है, अपनी चमकीली साइकिल, यानी कि चमकीली साइकिल की तरह चमकीली साइकिल में बैठ के वो धूप, शरद ऋतु का धूप क्या कर रहा है, आ रहा है और जोर जोर से घंटी बजा रहा है, और अपने चमकीले इशारों से किसे बुला रहा है, यहाँ पे पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को अपने चमकीले इशारों से बुला रहा है, ठीक है। और शरद ऋतु का धूप क्या कर रहा है, यहाँ पे आकाश को इतना मुलायम बना दे रहा है ताकि पतंग ऊपर उठ सके और दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज ऊपर उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज ऊपर उड़ सके, और बांस की सबसे पतली कमानी ऊपर उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों और किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। तो कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पर सब चीज़ कौन कर रहा है, यहाँ पे ताकि बच्चों की रंगीन दुनिया शुरू हो सके और तितलियों और सीटियों किलकारियों की दुनिया बन सके। यहाँ पे कौन कर रहा है, शरद ऋतु का धूप, ठीक है। हाँ तो देखिए, जैसे कि अब यहाँ पे कवि क्या बता रहे हैं हमें कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, तो पृथ्वी घूमते हुए आती है उनके बेचैन पैरों के पास, ठीक है। तो जैसे कि बच्चे जन्म के समय में बच्चे के पैर कैसा होता है, बहुत ही नाजुक कोमल होता है ना। तो उसकी तुलना यहाँ पे किससे की जा रही है, कपास से। कपास का मतलब क्या होता है, रुई, ठीक है। तो वही कवि अब आगे बताते हैं कि पृथ्वी घूमते हुए आती उनके बेचैन पैरों के पास। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं और वे दौड़ते हैं तो क्या होता है, मानो कि पृथ्वी उसके साथ साथ घूम रही है,
ठीक है, उसके साथ साथ कौन, पृथ्वी घूम रही है, बच्चे नहीं, पृथ्वी घूम रही है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, यानी कि जब वे, उन्हें कोई सुध नहीं होता है, बेसुध होकर जब वे दौड़ते हैं और छतों को भी इतना नरम बना देते हैं। और जब देखो, आप लोग देखते होंगे कि आप लोग देखे होंगे कि छत जो होता है हमारा, क्या होता है, बहुत कड़ा होता है ना, सीमेंट पत्थर का बना होता है तो कड़ा होता है। तो क्या होता है, उसके पैर भी पैर की कोमलता के कारण वह छत भी क्या हो रहा है, मानो कि नरम बन जाता है। उसकी किसके कारण, उसकी पैर की कोमलता के कारण, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। और जब वे दौड़ते हैं तो उसके जो धुन है, चारों दिशाओं में जो उसके पैर की जो ध्वनि निकल रही है, ध्वनि जो निकल रही है, वे क्या मानो क्या हो रहा है, मृदंग की तरह बजाते हुए, यानी कि कोई ढोल बजा रहा है। उसकी आवाज़ कैसा मानो प्रतीत हो रहा है, ढोल की तरह बज रहा है। चारों दिशाओं में क्या हो रहा है, मृदंग बज रहा है, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है। जब वे पेंग भरते हुए चलते हैं, यानी कि जब वे पतंग उड़ाते उड़ाते जब उसकी पतंग कहीं पे फंस जाती है और वे बेसुध जब दौड़ने लगते हैं, तो मानो कि उसके पैर की जो ध्वनि, यानी कि जो आवाज़ निकलती है, वे क्या मानो कैसा प्रतीत हो रहा है, चारों दिशाओं में मृदंग, यानी कि कोई ढोल बजा रहा हो। ठीक है। डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है। इन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धधकती ऊंचाई इन्हें थाम लेती है, महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। देखो, अब कभी यहाँ पे बता रहे हैं कि डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है। जैसे कि जब पतंग कहीं पे अटक गया हो, जब वो उड़ते ऊपर पतंग उड़ाते उड़ाते पतंग क्या हो गया, कहीं पे अटक गया हो, अब वो निकल नहीं रहा हो, तो क्या होता है, वे छतों के खतरनाक किनारों से भी उसे गिरने से डर नहीं लगता है। ठीक है। तो उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों के धधकती ऊंचाई उन्हें थाम लेती है। एक जो दौड़ते दौड़ते क्या होता है, बच्चे दौड़ते दौड़ते उनके जो एक सांस का बढ़ना, तो उनकी जो एक धधकती जो उनके शरीर से आवाज़ निकलती है, और इधर क्या हो रहा है, पतंग भी हवा से क्या हो रही है, धधक रही है। तो मानो कि दोनों का संगीत मिलके उस पतंग को थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। ठीक है। हाँ, तो आगे कभी क्या बताते हैं, देखिए। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो जैसे कि यहाँ पे कवि क्या बता रहे हैं कि मानो कि पूरी प्रकृति ही उनका साथ दे रही है कि आओ और अपनी नाजुक दुनिया शुरू करो। जैसे कि वे पतंग उड़ाते उड़ाते कभी छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बच जाते हैं, तो उनका क्या होता है, और भी निडर हो जाते हैं, और निडर होकर क्या करते हुए, और सूर्य के सुनहले धूप के सामने आते हैं और पतंग उड़ाते हैं, और पृथ्वी क्या होती है, तेज घूमते घूमते आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ठीक है। तो इन सब से यहाँ पे हमें क्या शिक्षा मिलता है कि कभी हमें बता रहे हैं कि मानो कि ये सब दुनिया को शुरू करने में पूरे प्रकृति का ही हाथ है, और